हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 7वीं प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो हमने इससे पहले की क्लास में पूरा कर लिया है। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें इस प्रश्नावली से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1 है सीपीसीटी रूल। क्या है सीपीसीटी? का तात्पर्य होता है कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। नंबर 2 हमें यहाँ सर्वांग क्षमता का पता होना चाहिए। सर्वांग क्षमता का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर आकृतियां, सभी प्रकार से समान बोल दो या बराबर बोल दो आकृतियां जो होती है वो सर्वांग आकृतियां होती है। अब हमें एक बात का पता होना चाहिए कि त्रिभुज में जो भुजा होती है उसका मीनिंग होता है साइड, और जो कोण होता है उसका मीनिंग होता है एंगल। कोई भी दो त्रिभुज जिसकी कम से कम 3 इकाई समान हो जाती है, संगत इकाइयां 3, जैसे त्रिभुज में कुल मिलाकर 6 इकाइयां होती है, 3 भुजाएं और 3 कोण। इनमें से कोई भी अगर 3 इकाइयां हमें संगत 3 इकाइयां अगर बराबर नजर आ जाती है तो हम उसकी सर्वांग क्षमता को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी त्रिभुज में पहली एक भुजा, उसके बाद एक कोण और उसके बाद एक भुजा SAS यानी साइड, फिर उसके अंतर्गत आने वाला 2 भुजाओं के बीच का कोण, 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण अगर बराबर होता है तो वो SAS सर्वांग क्षमता से सर्वांग क्षम सिद्ध करते हैं। और ये अपनी अभिगृहित 7.1 है। ये बात हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में की है। दूसरी बात, मान लीजिए अपने पास कोई ABC त्रिभुज है, ABC, और दूसरा त्रिभुज PQR है, और इन त्रिभुजों में मान लीजिए कि A का संगत कोण P है, वो बराबर होता है। फिर एक भुजा AB की संगत भुजा PQ है, ये अगर बराबर होती है, और दूसरा अगला कोण जैसे B का संगत कोण P है तो ये अगला एंगल कोण आ जाता है। तो ये ASA सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांग क्षम होती है। ये अपनी प्रमेय है 7.1। ये सामने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पूरा जिक्र किया है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और किसी भी आकृति में अगर 2 कोण युग्म और उसके बाद की एक अगर भुजा समान होती है तो वो AAS सर्वांग क्षमता के नियम से सर्वांग क्षम होती है। ये सभी बातें हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ी है, समझी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप उस क्लास को पहले देखिएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न को। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है वो है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, यानी ये भुजा है A से C, वो AD के बराबर है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो AB लाइन है ये इस पूरे कोण को समान 2 भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये जितना डिग्री है उतना ही ये है। देखिए आकृति 7.1 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, यानी बराबर के चिन्ह के ऊपर इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है, वो सर्वांग सम का चिन्ह माना जाता है, यानी सभी प्रकार से बराबर। ABC सर्वांग सम है ABD। BC और BD के बारे में आप
क्या कह सकते हैं। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले वो बात लिखते हैं जो दी गई है, यानी हमें क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है त्रिभुज ABC, जो AC है वो AD के बराबर दी हुई है। और दूसरी बात ऐसे दी गई है कि कोण DAB बराबर कोण CAB होगा, कोण CAB। यहाँ अभी हम जो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, इस स्टार्टिंग प्रश्नावली में ही हम ये समझ लेते हैं कि जो कोण होते हैं उनको उनकी किरण का एक बिंदु, एक उसका शीर्ष, फिर अगली किरण का जो एक बिंदु है वो लिया जाता है। हम यहाँ पे जितने भी कोण आते हैं उन कोणों का हम नाम दे देते हैं। जैसे ये 1 नंबर कोण मानेंगे, ये 2 नंबर कोण मानेंगे, ये कोण जो CBA है उसको हम 3 नंबर कोण मान लेंगे, और ABD या DBA है इसको हम 4 नंबर कोण दे देंगे, ताकि ये हमें लिखने में आसानी रहे। अब देखिए ये 2 बातें यहाँ पे हमें दी हुई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ABC, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो त्रिभुज है अपना ABC, उसके सर्वांग सम है कौन सा त्रिभुज ABD। तो इसकी हम लिखेंगे अब उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब प्रूफ करने का जो तरीका है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमें कोई भी दो त्रिभुज जो सर्वांग सम सिद्ध करने हैं उन त्रिभुजों को लेना है ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। ABC और ABD में जो एक लाइन है AC, ऊपर वाले ABC की AC लाइन AD लाइन के बराबर है, AC लाइन AD के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, दूसरी बात हम करते हैं ABC और ABD में जो AB लाइन है वो AB लाइन के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों में ही दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ लाइन है, यानी ABC में भी AB लाइन है और ABD में भी AB लाइन है। फिर हम एक बात और कर लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है कि ये जो AB लाइन है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि BAC, कोण जो BAC जिसको हमने कोण नंबर 2 माना है वो किस कोण के बराबर है, BAD कोण के बराबर है, BAD। ये बात भी हमें दी हुई है प्रश्न में कि AB क्या करता है, A को समद्विभाजित करता है, इस पूरे कोण को क्या करता है, ये AB समद्विभाजित करता है। इसका मतलब BAC ऊपर वाला और BAD ये नीचे वाला दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए हमने बात की कि एक जो साइड थी AC साइड, उस त्रिभुज इसकी AC साइड इस त्रिभुज की AD साइड के बराबर हुई, AB साइड AB इस AB के बराबर हुई, और इन AC और AB के बीच वाला कोण, अंतर्गत कोण जो था वो बराबर हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज जो ABC और ABD है इसमें SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। S एक साइड थी उनके बीच का एंगल, और दूसरी साइड जो है उस नियम से SAS सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांग क्षमता नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो किसके सर्वांग सम होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ आप ध्यान देना है कि सबसे पहला शीर्ष क्या है, ABC त्रिभुज में
ए पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उतना ही कोण इसमें किस पे बन रहा है, ए पर ही बन रहा है। तो ए से बी भुजा, ए से बी भुजा इसके समान, और बी से सी वाली भुजा बी से डी वाली भुजा के संगत बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये अपना क्या हो गया, एक उत्तर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और पूछी गई है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए BC जो ऊपर वाले त्रिभुज की जो रेखा है उसकी संगत रेखा है नीचे वाले त्रिभुज के BD, और संगत रेखाएं यानी त्रिभुज का CP/CT नियम से समान सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं वो सभी भाग बराबर होते हैं। अर्थात ये हुआ कि BC जो लाइन है वो BD लाइन के बराबर होगी। किस आधार पर, CP/CT नियम से। CP/CT नियम क्या है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इस आधार पर हमने ये बात दोनों बातों को यहाँ पे बता दी है। एक नंबर बात ये थी कि आप सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देखिए ABC त्रिभुज ऊपर वाले में और ABD त्रिभुज नीचे वाले में, जो ये A पे बनने वाला कोण इसमें भी A पर कोण बनने वाले के बराबर है। A से B भुजा जो ABC में है वही भुजा ABD में है, इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। और AC भुजा है वो AD भुजा के बराबर, ऊपर वाले की AC भुजा नीचे वाले की AD भुजा के बराबर है। ये दोनों चीजें दी हुई है और इनके बीच का कोण जो है ये भी जो उभयनिष्ठ भुजा है वो हमें दिख रही है आकृति में, यानी समान ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये SAS सर्वांगसमता नियम से जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। CP/CT ये रूल होता है। CP/CT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रेट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब BC और BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BC और BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ेंगे तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD नाम का, जिसमें AD भुजा है, ये वाली भुजा इस BC भुजा के बराबर है, और DAB ये कोण जो है इधर वाला ये बनने वाला कोण, ये कोण CBA यानी इस कोण के बराबर है। इस आकृति में जितना दिया गया है वैसा है। अब त्रिभुज ABD को BAC के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं कि हमें दिया गया क्या है। हमें एक तो दिया गया AD के बराबर BC, AD के बराबर क्या दिया गया है, BC। दूसरा कोण DAB के बराबर, कोण जो DAB है उसके बराबर कोण दिया गया है CBA कोण दिया गया है। अब हमें जो बिंदुवत जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इन बिंदुवत प्रश्नों में सबसे पहली बात जो पूछी गई है उसमें हमें क्या सिद्ध करना है। इसमें पहले बिंदु में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ABD वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं। उपपत्ति मतलब प्रमाण, किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करने की प्रक्रिया वो शुरू कर रहे हैं। उपपत्ति नाम लिखिए। देखिए जो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे ABD, त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें ABD के बाद BAC, त्रिभुज BAC। ABD ये वाला त्रिभुज ले लिया, ABD वाला, ये ABD वाला, और एक ले लिया हमने BAC वाला। इसमें देखिए हमें तीन बातों को हमें सिद्ध करना है।
चाहे तो दो कोण को और एक भुजा को सिद्ध कर दो, या फिर दो भुजाएं या एक कोण को या तीनों भुजाओं को। कभी भी सर्वांग क्षमता जो है वो तीनों कोणों पे हमें नहीं मिलती है। तीन कोण, अगर तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम होने जरूरी नहीं है। लेकिन तीन कोणों के अलावा कोई भी तीन अगर हमें चीजें ज्ञात हो जाती है, चाहे तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए, दो कोण एक भुजा ज्ञात हो जाए, दो भुजा एक कोण ज्ञात हो जाए, तो हम उसकी सर्वांग क्षमता लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो भुजा होती है या जो कोण होते हैं वो उन ज्ञात कोणों या ज्ञात भुजाओं के अंतर्गत आने वाले होने चाहिए, यानी बीच में आने वाले होने चाहिए। अब देखिए ए बी डी और बी ए सी में यहां हमें ए डी के बराबर ये दो त्रिभुज हम यहां पे बना लेते हैं। ए बी और डी और एक त्रिभुज बना लेते हैं हम बी ए और सी। ऐसा जैसा इसमें बनाया हुआ है वैसा का वैसा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ये वाला जो कोण है ना, ए वाला कोण, ये इस त्रिभुज के बी वाले कोण के बराबर है। ये इस त्रिभुज के बी वाले कोण के बराबर है। डी ए बी किस कोण के बराबर है? ए बी सी कोण के बराबर है। डी ए बी किस कोण के बराबर है? सी ए बी या ए बी सी, मान लो सी बी ए या ए बी सी ए की बात है। एक बात तो यहां दी हुई है कि ए डी बराबर इस त्रिभुज की ए डी, ये अपना त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी त्रिभुज है, और ये अपना त्रिभुज है बी ए सी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए डी भुजा है ना, जितनी ए डी उस भुजा के समान इसमें बी सी भुजा है। ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। दूसरी बात, जो इस त्रिभुज का एक कोण है डी ए बी, कोण डी ए बी, उसके समान इसमें कोण दिया गया है सी बी ए, कोण सी बी ए, ये भी दिया गया है। अब एक हम और सर्वांग क्षमता इसकी सिद्ध करने के लिए एक तथ्य और लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे कि इसकी जो ए बी लाइन है वो इसकी ए बी के बराबर है, उभयनिष्ठ, यानी समान भुजाएं काम आ रही है। ये भुजा इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है, इस नीचे वाले त्रिभुज में भी ये भुजा काम में आ रही है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी? ए बी, यानी ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे अब देखिए ये ए कोण के बराबर बी कोण हो गया। तो अगर त्रिभुज की हम इस त्रिभुज का ए बिंदु लें तो अगले त्रिभुज का कौन सा बिंदु लेना पड़ेगा? बी बिंदु लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोण ए वाला कोण इसमें किस पे मिल रहे हैं? बी पे। ओके, अब देखिए ए से डी बढ़ रहे हैं, जितनी दूरी है वो इस सिर से किस तरफ बढ़ने से आती है? या ए से बी बढ़ रहे हैं, ए से बी बढ़ रहे हैं, तो जो रेखा काम में आ रही है वही रेखा इस बिंदु से स्टार्ट करोगे तो इस तरफ बढ़ने से आ जाएगी क्या? नहीं, ज्यादा दूरी की है, ये बी से ए तक बढ़ने से आएगी, तो बी से ए तक बढ़ेंगे। अब देखिए जो शेष बिंदु बच गया बी ए बी, तो इसमें तो डी आ जाएगा और इसमें बी ए सी आ जाएगा, यानी ए शीर्ष से बी शीर्ष और डी शीर्ष क्रमशः बी ए सी शीर्षों से संगत शीर्ष होंगे। ये हो गई सीपीसीटी नियम का ध्यान रखते हुए हमें यहाँ तक इन बातों को, हम सर्वांग क्षमता की बातों को समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों, अगर ये जो त्रिभुज है वो सर्वांगक्षम हो गए, किस नियम से हुए? एक तो हमने इसकी बताई थी साइड, एक बताया था हमने एंगल इसका, और एक बताई थी वापस साइड। तो एस ए एस सर्वांग क्षमता से ये सर्वांगक्षम हुए हैं। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी डी सर्वांगक्षम हुआ है बी ए सी के। अब यहाँ पे 2 नंबर बिंदु पूछा गया है कि बी डी बराबर ए सी है क्या?
बी डी बराबर ए सी। यहाँ बताइए आप कि ये बी से डी है, इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में कौन सी नजर आ रही है? ए से सी भुजा नजर आ रही है। अब इसका उत्तर लिखने के लिए, इस दूसरे बिंदु का उत्तर लिखने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि चूंकि त्रिभुज जो हमने अभी सर्वांगसम साबित किया है, ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो बी डी है वो ए सी के बराबर होगा। बी डी बराबर होगा ए सी के। ये हम लिखेंगे सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम। यानी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम आपने साबित कर दिए, हमने साबित कर दिए, तो उसके संगत प्रत्येक भाग को हम बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि जो पहली जो कसौटी है सर्वांगसमता की वो यही है कि किसी भी दो त्रिभुजों की सर्वांगसम होने पर उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है, तो बी सी भुजा इसके ए सी भुजा के, बी डी भुजा जो है वो ए सी भुजा के बराबर होगी। सीपीसीटी नियम के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड बात जो है वो भी इसी आधार पर लिखनी है कि चूंकि ये बराबर है इसलिए ये बराबर हुआ। और तीसरी बात में भी यही लिखनी है कि चूंकि जो त्रिभुज अपना ए बी डी हमने सर्वांगसम बताया है त्रिभुज बी ए सी के, यानी ए बी डी और ए बी डी ये जो त्रिभुज है ये बी ए सी त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ए कोण इसके बी कोण के बराबर है, इसका बी कोण इसके ए कोण के बराबर है और इसका डी कोण इसके सी कोण के बराबर है। यही तात्पर्य हुआ। बी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है, डी सी के बराबर है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी कौन है? वो कौन से कोण के बराबर होगा? वो होगा ए बी डी, ये वाला कोण बी ए सी कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब हम सीपीसीटी नियम से ऐसे लिख देंगे। इसलिए अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो कोण जो ए बी डी है, ए बी डी वो बराबर होगा किसके? ए बी डी किसके बराबर होगा? बी ए सी के बराबर होगा, बी ए सी के बराबर होगा। किस आधार पर हम लिख रहे हैं? सीपी सीटी रूल के आधार पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होगी सीपीसीटी से, और ये जो 3 नंबर पे पूछे गए कोण है वो भी सीपीसीटी नियम से बराबर होंगे। यहाँ तक ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। समझ में आई है तो यहाँ तक का ये आप पार्ट जो अपने बोर्ड पे दिख रहा है वो आप उतारिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक रेखाखंड ए बी पर, ये अपना ए बी रेखाखंड है, ए बी पर ए डी और बी सी, ए डी ये ए डी और ये बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर मतलब ये ए बी सी और ए डी का जो माप है वो बराबर है और लंब है, मतलब यहाँ पे ये ए बी से भी ये ए डी भी लंब बना रहा है और ए बी से ये बी सी भी लंब बना रहा है। ये ऐसा लिखा हुआ है। ये आकृति अपनी जो 17.18 है इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या आगे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हमें यह दर्शाना है कि ये जो सी डी जहां पे प्रतिच्छेदित कर रहा है ओ प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी हमें दर्शाना क्या है? हमें ये बताना है कि ए बी ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध करना है। ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम इसको शुरू करते हैं। 2 त्रिभुज ले लेते हैं, उन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुजों की कुछ
तथ्यात्मक जो संगत मान है उनको बराबर बता देंगे। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि हम दो त्रिभुज, एक ADO त्रिभुज ADO तथा एक त्रिभुज ले लेते हैं OBC। इस त्रिभुज की संगतता किस प्रकार से आएगी, ये हमने संगत रूप में नहीं लिखा है, ऐसे त्रिभुज का तीन भुजाओं से बनी हुई, तीन प्रतिच्छेदी भुजाओं से बनी हुई बंद आकृतियां ले ली हमने दो, उनका नाम इस प्रकार से हमने ले लिया ADO तथा OBC। अब देखिए इन दोनों में जो कोण A है, OAD कोण है, OAD ये जितने डिग्री का है वही इस त्रिभुज में OBC कोण है। कोण OBC ये कैसे कोण है, लंब कोण है। लंब दिए हुए किस प्रकार से कि AB पर ये AD और BC लंब है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब एक एंगल की बात हमने यहाँ पर कर ली कि जो दो त्रिभुज हमने लिए हैं उन त्रिभुजों में एक एक एंगल बराबर है। इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल दोनों बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहां पे जो ADO त्रिभुज लिया है इसकी DA भुजा है वो इसकी BC भुजा के बराबर दी हुई है। इस त्रिभुज में जो AD भुजा है वो इस त्रिभुज की, ऊपर वाले त्रिभुज की BC भुजा के बराबर दिया हुआ है। ये सामने प्रश्न में दिया है कि AD और BC दो बराबर है और लंब है, बराबर दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। इसका मतलब कोण भी लंब मतलब बराबर 90 डिग्री के है और बराबर है मतलब माप भी उसका बराबर है। अब देखिए अब हम एक बात नए सिरे से बात कर ले कि हमने एक एंगल बताया, एक साइड बता दी। अब एक और बात करते हैं कि अगर ये कोण CBO या OBC और DAO या OAD ये कोण बराबर है, इसका मतलब जो AD रेखा BC रेखा के समांतर होगी। किस आधार पर हम ऐसे लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख देंगे कि AD रेखा तथा BC रेखा के लिए तिर्यक रेखा AB, AD रेखा तथा BC रेखा के लिए तिर्यक रेखा AB के एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर है। मतलब एक अंतर से बनने वाले अंतः कोण हो गए, मतलब ये अंदर की बनने वाले कोण हो गए। इस प्रकार से अगर हम देखें, इस रेखाओं को और बढ़ा लें तो एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर है, अतः AB समानांतर होगी DA के। तो यहां हमने ये लिख के बता दिया कि रेखा DA जो है, ये DA तथा BC के लिए एक तिर्यक रेखा ये AB जो है, इसके लिए एकांतर अंतः कोण कौन से है, OBC तथा OAD ये दोनों एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। इस तरफ वाले वो एकांतर अंतः कोण क्या है, बराबर है, यानी 90 डिग्री के हैं। एकांतर अंतः कोण जो ये है ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। समकोण है, लंब रेखाएं हैं तो समकोण हो गई, 90 डिग्री की हो गई तो बराबर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि AD किसके समानांतर होगी, AD जो है वो BC के समानांतर होगी। अब AD BC के समानांतर है तो हम यहां लिख देंगे चूंकि AD जो है वो समानांतर है BC के, अतः इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है तो अतः तिर्यक रेखा CD के एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। देखो पहले तो हमने यहां तो वो बात लिखी है कि DA तथा BC के लिए रेखा AB एकांतर अंतः कोण बराबर है अतः समांतर है। अब हमने लिख दिया कि समांतर है इसलिए एकांतर अंतः कोण बराबर है।
लेकिन तिर्यक रेखा यहाँ पे जो अपनी तिर्यक रेखा है वो ए बी थी, ये थी। इस तिर्यक रेखा के कोण बराबर थे तो हमने समांतर बता दिया। अब समांतर है तो तिर्यक रेखा सीडी के लिए एकांतर कोण कौन कौन से? एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण BCO किसके बराबर होगा? ADO के बराबर होगा। कोण ADO के बराबर होगा। इसका मतलब हमने एक एंगल की ओर बात कर ली। यहां देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमने देख लिया, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन आ रहा है और क्या क्या यहां पे हमें सर्वांग क्षमता के लिए आंकड़े मिल रहे हैं कि एक एंगल बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो देखिए अब संगत त्रिभुजों की बात करें हम कि इसके संगत मान कौन कौन से हैं। पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं। अतः ASA सर्वांग क्षमता से, ASA एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा कि OBC त्रिभुज है वो किस त्रिभुज के सर्वांगक्षम हो जाएगा? O पे बनने वाला कोण इस ABC में O पे बन रहा है, O B पे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री A पे बन रहा है, OA। बाद में ये कोण C पे बन रहा है, ये कोण D पे बन रहा है, OAD होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया। ये यहां पे सिद्ध करने के बाद अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर ये त्रिभुज OBC और OAD अगर सर्वांगक्षम है तो सिपिसिटी नियम जो होता है कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उस नियम से हम एक बात लिखेंगे कि त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD सर्वांगक्षम है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। सर्वांगक्षम है इसका मतलब ये हुआ कि सीधी रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि A और रेखा है ना वो B और रेखा के बराबर है। अतः AO किसके बराबर होगी? BO के बराबर होगी। इस त्रिभुज का A से O तक की दूरी है वो इसके O से B तक की दूरी होगी। अर्थात हम यहां पे लिखेंगे अर्थात AB का मध्य बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु O है, मतलब बराबर है। इसका मतलब O मध्य में है तभी तो A से O और B से O दूरी है वो समान होगी। मध्य में मध्य बिंदु O है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB को समद्विभाजित, CD जो है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहां पे हम मेन अपना जो उत्तर है वो यहां लिखेंगे। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये अपना हो जाएगा उत्तर। यहां तक जो बात है, अब CD को समद्विभाजित क्यों करता है वो समझिए कि ये O है वो CD रेखा के पर ही कोई बिंदु है, CD रेखा पर ही कोई O बिंदु आ रहा है। और ये O बिंदु जहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पे आ रहा है? बीचों बीच आ रहा है। इस रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहां है? बीचों बीच आ रहा है, क्योंकि OB और OA बराबर है। अर्थात अब अगर बीच में है तो अगर इस रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु बीच में है तो ये रेखा इस रेखा को समद्विभाजित करेगी, या AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। कौन? CD रेखाखंड। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने समझा। क्रम वाइज आपको इस प्रकार से आपको उतारना है, वो आप अपनी नोट कॉपी में जिस प्रकार से समझ में आया है उस हिसाब से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अपने पैनल पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए। सबसे पहले पूछा है कि L और M दो समांतर रेखाएं, ये L रेखा है, ये M रेखा है और दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। P और Q का एक जो जोड़ा है वो भी समांतर है, ये इनको प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये भी समानांतर है और ये इनका जोड़ा जो PQ का जोड़ा है वो भी समानांतर है, प्रतिच्छेदित करता है। तो ABC को CDA के सर्वांग बताना है। क्या बताना है? ABC है ना अपना ये ABC त्रिभुज, इसको CDA के सर्वांग बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को एक मान लेते हैं, इसको दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों के संगत मानों को हम बराबर कर देते हैं। संगत मान बराबर करने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज के कुछ कोणों का हम आंकिक नाम दे देते हैं, ताकि उस कोणों को बताने के लिए हमें आसानी रहे। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम 1 नंबर कोण मान लेते हैं, इस कोण को हम 2 नंबर कोण मान लेते हैं, इस कोण को कौन से को DAC को 4 नंबर कोण मान लेते हैं और ACD को हम 5 नंबर कोण मान लेते हैं। इससे आगे क्या होगा अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्व करने के लिए। जो अपना एक त्रिभुज है कौन सा, ABC और CDA त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में क्या क्या चीजें कॉमन है या क्या क्या चीजें बराबर है और किस प्रकार से बराबर है, वो बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए कि ABC त्रिभुज है ना, ABC त्रिभुज और ACDA त्रिभुज है। इसमें AB रेखा है ना, AC रेखा बराबर है AC के। ये इस दोनों त्रिभुजों में आई हुई है, उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है? उभयनिष्ठ। दोनों में AC, जैसे मान लीजिए ABC में भी आई है और CDA में भी ये भुजा आ रही है, उभयनिष्ठ रेखा हो गई। एक ये हमने साइड की बात कर ली। साइड मतलब एक भुजा, इस त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर हो गई। कौन कौन सी भुजा? AC भुजा। कैसे हुई? क्योंकि दोनों में ये एक समान ही है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर L समानांतर है M के, L समानांतर M, तो जो तिर्यक रेखा है एक तिर्यक रेखा AC के एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण कौन कौन से है? देखिए L और M समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। इसका मतलब इसको अगर AC रेखा तिर्यक रूप से काटे तो ये जो कोण बन रहा है इन दोनों समांतर रेखाओं से, इन दोनों समांतर रेखाओं को अगर ये तिर्यक रेखा काटे तो इससे बनने वाले प्रतिच्छेदित कोण कौन कौन से होंगे? एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 4 और कोण 2। कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के बराबर। अब देखिए जो कोण नंबर 2 है वो तो अपने ABC त्रिभुज में आ रहा है, कोण नंबर 4 है वो अपने CDA त्रिभुज में आ रहा है। इसका मतलब हमने इन दोनों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक तो भुजा बराबर बता दी। जो भुजा इसमें थी वो इसमें थी, उभयनिष्ठ थे। एक 4 नंबर कोण जो है वो 2 नंबर कोण के बराबर है, क्योंकि LM रेखा, जब LM रेखा समांतर होती है, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस आधार पर जो कोण नंबर 4 हमने दिया था ये वाला, ये इसका एकांतर अंतः कोण हो गया, तो ये कोण नंबर 2 कोण नंबर 4 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमने एक एंगल की ओर बात कर ली। अब अगर PQ रेखा समानांतर है, ऐसा भी प्रश्न में दिया गया है, PQ रेखा समांतर, तब अगर तिर्यक रेखा AC लें
तो इसके लिए एकांतर कोण क्या हो जाएगा, इसके लिए एकांतर कोण हो जाएगा, अब मान लीजिए ये पी क्यू रेखा है, इसको अगर तिर्यक रेखा ये पी और ये क्यू रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है, तो इनमें बनने वाले एकांतर कोण कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए ये इस प्रकार से एकांतर कोण हो जाएंगे, कौन कौन से, ए पी क्यू ये रेखा है, इसको ऐसे काट के ऐसे जाएं तो 1 नंबर कोण 5 नंबर कोण के बराबर हो जाएगा। इस पी क्यू रेखा को समांतर लेके अगर ए सी को तिर्यक बनाए तो एकांतर कोण हो जाएंगे कोण 1 बराबर कोण 5 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस त्रिभुज की तीन मानों को इस त्रिभुज के 3 मानों के बराबर बता दिया। और मान कैसे कैसे बताए, 2 तो हमने एंगल बताए हैं, 1 नंबर है वो इसके 5 नंबर के बराबर है, 2 नंबर है वो इसके 4 नंबर के बराबर है, और इनके अंतर्गत आने वाली भुजा जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है तो बराबर होगी। अगर इस प्रकार से हम बता सकते हैं एक एंगल फिर एंगल और उनके बीच की भुजा, तो ए सर्वांग क्षमता नियम से वो त्रिभुज क्या होते हैं दोनों, सर्वांग क्षमता नियम से। अब देखिए जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, वो किसके सर्वांग होगा, देखिए ए कोण, ए शीर्ष पे जो जितना कोण है वो इस त्रिभुज के कौन से शीर्ष पे कोण है, सी शीर्ष पे है, यानी ए शीर्ष के जितना कोण इस त्रिभुज में कौन से शीर्ष पे है, सी पे, तो ए की जगह आ जाएगा सी। बी मतलब एक जो ऐसा कोण है जो हमें ज्ञात नहीं था, तो ऐसा कोण कौन सा है इसमें जो ज्ञात नहीं है, डी, तो ए के बाद बी जो ज्ञात नहीं है वो आया 2 नंबर पे, तो यहां जाएगा डी जो ज्ञात नहीं है वो। अब देखिए लास्ट में हमने इसमें सी लिखा है ना, सी पे कितना कोण है, ये कोण इस त्रिभुज के कौन से शीर्ष के कोण के बराबर है, ए कोण के बराबर, ए शीर्ष, यानी ए बी सी त्रिभुज के सी शीर्ष में बनने वाला कोण सी डी ए त्रिभुज के ए शीर्ष पे बन रहा है, तो यहां ये हो जाएगा ए। ये सीपीसीटी नियम हो रहा है कि संगत भाग होते हैं ना वही बराबर हमें रखने होते हैं। 1 नंबर पे अगर हम जो शीर्ष ले रहे हैं वो दूसरे त्रिभुज के उसके संगत मान बराबर वाले का माप हम लिखते हैं। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, तो ये अपना हो गया उत्तर, ये अपना उत्तर हो गया। कौन सी सर्वांग क्षमता लगी और किस प्रकार से हमने इसको हल किया। 2 तिर्यक रेखा हैं, यहाँ पे 2 समांतर रेखाओं का युग्म दिया गया है, उन पर तिर्यक रेखाओं के एकांतर कोण का यहाँ पे ज्यादा जिक्र हुआ है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आए, तो आप अपनी नोट कॉपी में इसको उतार लीजिए।